Hello students, I am Dr. Akhilen Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Psychology, DAV PG College, Varanasi. Today I am going to discuss on the topic barriers in developing character, strength and virtue. This topic belongs to the students of MA 4th semester Positive Psychology, Unit number 4. I have already prepared 3 video lecture on this topic, character, strength and virtue, and this is the 4th and last video lecture on character, strength and virtue. And here we are going to discuss about barriers in developing these character strengths. So we start by defining the character strength. I have already defined in different way, and here we see the character strength are viewed as our positive personality, in that they are our core capacities for thinking, feeling and behaving in a way that can bring benefit to oneself and others. We express our character strength universally across all the domains: work, relationship, school, social, etc. So our character strengths are influenced by nature and nurture. Indeed, a variety of influences contribute to the development of character strength, like gene, family, school, peers, and communities. So these are the factors which influence the development of character strength and virtue, and similarly they are the same factors which create barrier also. Let us see. First of all, we will discuss about the human genetics and character strength, how genetics is influencing the character strength. So if we see the genetics, like some traits like intelligence, talent and creativity are simply handed down through DNA. जो इंटेलिजेंस है, टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, ये हमें जो है डीएनए के थ्रू हमारे पूर्वजों से हमको मिलती है। और ऐसा देखा जा रहा है कि जो ह्यूमन ट्रेड्स हैं वो 30 से 60% तक जो है हेरिडिबिलिटी उनमें होती है। ये जो ट्विन स्टडी और एडॉप्शन स्टडीज हैं उनके आधार पर ये निष्कर्ष पाया गया। Our gene set up who we are. How do we express these? How do we express those traits that characterize our core self? The most basic set of concepts in the field of genetics are genotype and phenotype. जीनोटाइप और फिनोटाइप ये जेनेटिक्स के दो बेसिक कंसेप्ट हैं। अभी देखते हैं कि जेनेटिक ये जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। तो जीनोटाइप इज आवर जेनेटिक मेकअप, while phenotype refers to the physical expression of that gene in our behavior. जीनोटाइप हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, यानी कि जो डीएनए से जो चीजें हमको मिलती हैं। अब कोई भी चीज, कोई भी क्वालिटी अगर आपको अपने जो है पेरेंट्स से मिलती है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका जो है बिहेवियर में मैनिफेस्टेशन हो। मैनिफेस्टेशन के लिए जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ दैट जीन इज इन आवर बिहेवियर इज नोन एज फिनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप जेनेटिक मार्कअप है, मेकअप है, और फिनोटाइप जो है उस जीन का जो मैनिफेस्टेशन है, जो कि खास तौर से इन्वायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, उसके बारे में वो बताता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी को जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने जो 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ हैं उनकी जेनेटिक्स के बारे में स्टडीज की, और एक स्टडी है जिसमें 336 ट्विंस को जो है अध्ययन किया गया, और ये दोनों तरह के ट्विंस थे, जिसमें मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक दो तरह के ट्विंस होते हैं। मोनोजाइगोटिक जो आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एक स्पर्म एक ओवा फर्टिलाइज करता है, और वो जो जाइगोट है बाद में स्प्लिट हो जाता है, इसको हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं या मोनोजाइगोटिक बोलते हैं। और इनमें जो है लगभग 90% के आसपास सिमिलरिटीज पाई जाती है। दूसरा जो है जिसको हम लोग
डाइजाइगोटिक या फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं, जिसमें दो अलग अलग स्पर्म दो अलग अलग ओवा को फर्टिलाइज करते हैं और उसके आधार पर ये ट्विंस होते हैं। तो इनमें जो सिमिलरिटी होती है वो 50% के अप्रॉक्स होती है। तो इनके जो स्टडीज है, जो मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक के ऊपर जो 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ को स्टडीज किया गया, तो पाया गया कि जो है कैरेक्टर स्ट्रेंथ के निर्धारण में जीन की बहुत बड़ी भूमिका है। अब जीन चूंकि कैरेक्टर स्ट्रेंथ का निर्धारण कर रहा है, तो सबसे बड़ा जो बैरियर है, जो हर्डल है, ये जीन है। अगर किसी बच्चे का जो जेनेटिक मार्कअप है, मेकअप ही ऐसा हो जिसमें वो कैरेक्टर स्ट्रेंथ कम हो या नहीं हो, तो उसके डेवलपमेंट की बात ही नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये जीन्स है या जेनेटिक जो हेरिडिटेबिलिटी है वो है। इसी के साथ रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि कैरेक्टर स्ट्रेंथ के निर्धारण में इन्वायरमेंट का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जीन हो लेकिन उस जीन के एक्सप्रेशन के लिए इन्वायरमेंट न हो, ठीक है, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा हर्डल है। तो उसी को हम लोग जो है फिनोटाइप देखते हैं कि द फिनोटाइप द एक्सप्रेशन ऑफ आवर जीन इज सिमिंगली इनफाइनाइट। जैसे अगर मान लीजिए एक जगह 10 लोग हों जो जिनका कैरेक्टर स्ट्रेंथ जो है क्रिएटिविटी हो, या वो क्रिएटिविटी के कैरेक्टर स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा हाई हो, ठीक है, लेकिन इस क्रिएटिविटी के एक्सप्रेशन का सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे कोई अच्छी स्टोरी लिख सकता है, कोई अच्छी कहानी लिख सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जो ब्रेन स्टार्मिंग मीटिंग में उसमें अच्छे आइडियाज दे सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि बहुत अच्छा ब्रिलियंट पेंटर हो, वाटर कलर पेंट करता हो। या हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो किसी भी प्रॉब्लम का यूनिक सॉल्यूशन देता हो, ठीक है। तो सारे लोग जो है क्रिएटिविटी के डायमेंशन में हाई हैं, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट वे में है, ठीक है। तो ये जो है जो यूनिकनेस है, जो अपने इस कैरेक्टर स्ट्रेंथ के एक्सप्रेशन की जो बात है, वही जो है फिनोटाइप है। इसीलिए कहा जाता है कि देयर इज अ यूनिकनेस टू हाउ वी एक्सप्रेस ईच ऑफ आवर कैरेक्टर स्ट्रेंथ रिगार्डलेस ऑफ आवर जेनेटिक लोडिंग, ठीक है। तो जेनेटिक लोडिंग के अतिरिक्त हमारा जो एक्सप्रेशन है, इवन आइडेंटिकल ट्विंस में भी जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। ये डिफरेंट क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण यही है कि ये जो है फिनोटाइप या एनवायरमेंटल कंडीशन। तो जो है फिनोटाइप जो है ये हमारा ऑब्जर्वेशन से निर्धारित होता है। हमारा जो इन्वायरमेंट है ये जो है जीन के साथ मिलकर इस फिनोटाइप का निर्धारण करता है। मतलब फिनोटाइप आर कॉन्स्टेलेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स, मतलब ये ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स का एक समूह है, संगठन फिनोटाइप। जैसे एक ही चीज को एक्सप्रेस करने के कई तरीके हमने बताए। अब एक दूसरा उदाहरण जैसे लेते हैं कि जैसे लेक्चर करने के लिए सबसे पहले जो है जो टीचर है उसमें लीडरशिप स्ट्रेंथ होती है कि वो अपने विद्यार्थियों के लीड करता है, उनके सामने लेक्चर करता है, ठीक है। अब उस लेक्चर को करने के लिए इंथुजियाज्म या जेस्ट नामक कैरेक्टर स्ट्रेंथ की भी आवश्यकता हो सकती है, ठीक। वो साथ ही साथ जो है इस बात के लिए भी वो क्यूरियस हो सकता है कि किस तरह से विद्यार्थी से प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके साथ ही साथ वो सोशली इंटेलिजेंस भी हो सकता है या सोशल इंटेलिजेंस भी शो कर सकता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, के प्रति वो सेंसिटिव हो, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जो है वो किसी भी स्टडी मटेरियल को या टॉपिक को टाइमली फिनिश करने के लिए, ठीक है, उसमें प्रूडेंस भी हो सकता है
टाइम बाउंडेड भी हो सकती है, और उसके साथ साथ उस लेक्चर में क्रिएटिविटी भी हो सकती है। तो एक लेक्चर में आपको लीडरशिप, जेस्ट, सोशल इंटेलिजेंस, प्रूडेंस और क्रिएटिविटी, ये कई तरह के जो है कैरेक्टर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो है इसीलिए कहा कि फेनोटाइप और कॉन्स्टेलेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स, कोई भी जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ है वो केवल एक साथ अकेले नहीं होता है, बल्कि वो सब कई कैरेक्टर स्ट्रेंथ एक साथ मिलकर प्रदर्शित होते हैं। सो thus they present a constellation of strength. It is a synergy among the strength and the impact of each strength upon the other that offer further uniqueness. ठीक है, तो strength are not expressed in isolation, rather they are expressed in constellation that can be readily observed and identified by others. तो पहली जो है दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये जो है जीन के एक्सप्रेशन में मदद करते हैं। तो जीन अगर है लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हैं जो उस जीन के एक्सप्रेशन के लिए सपोर्टिव नहीं है, ये दूसरे तरह के बड़े हैडल हो सकते हैं, बैरियर्स हो सकते हैं कैरेक्टर स्ट्रेंथ और वर्च्यू के डेवलपमेंट में। अब हम देखते हैं कुछ इसी तरह से पास्ट फैक्टर्स हैं, ये जीन्स भी पास्ट फैक्टर के ही अंतर्गत आता है, जैसे अपब्रिंगिंग एंड केयर गिवर्स। ठीक है, किस तरह से बच्चे की परवरिश की गई है ये भी जो है कैरेक्टर स्ट्रेंथ का निर्धारण करता है। सो एवरीथिंग अबाउट आवर कैरेक्टर फर्स्ट रोल मॉडल विल इन्फ्लुएंस फ्रॉम देयर पर्सनल वैल्यू टू द वे दे स्पोक, द अमाउंट, द क्वालिटी ऑफ टाइम दे स्पेंड विथ अस। जो भी हमारे जो केयर गिवर्स हैं, ठीक है, उनका जो बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन है उनके साथ किस प्रकार का है, किस प्रकार का क्वालिटी टाइम में वो स्पेंड करते हैं। ठीक है, अगर केयर गिवर्स और बच्चे के बीच पॉजिटिव जो है अगर रिलेशनशिप है तो बच्चे उनके गुणों को, ठीक है, अडॉप्ट कर सकते हैं उनको रिस्पेक्ट प्रदर्शित करने में। लेकिन अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो जो उनकी जो स्पाउस्ड क्वालिटी है, जो उनके गुण है, उनको वो जो है डिस्टेंस क्रिएट करने के वजह से उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते या डिस्टेंस प्रदर्शित करने के लिए उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैरेक्टर स्ट्रेंथ का रोल मॉडल के साथ जो अडेप्टेशन है, जो प्राइमरी जो रोल मॉडल है जिसमें खासतौर से फैमिली, माँ बाप, ये सब लोग आते हैं, उनके साथ बच्चों का जो रिलेशनशिप है अगर बेहतर नहीं है, ठीक है, तो ये जो है कैरेक्टर स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट में एक हर्डल हो सकता है। तो जो डायनेमिक्स है फैमिली की, ये भी हमारी पर्सनालिटी के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। इसलिए जो है अगर फैमिली ऐसी हो, पेरेंट्स ऐसे हों जो हर्डल क्रिएट करने वाले हों, तो वो उसके कैरेक्टर स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट में बाधा हो सकती है। फ्रेजाइल फैमिली हो, स्प्लिट फैमिली हो, मतलब फैमिली में कोहेसिवनेस न हो, तब वो सब सारी चीज़ें एक तरह से बाधा। और उसी तरह से जो पेरेंटिंग की स्टाइल, अलग अलग तरह के पेरेंटिंग स्टाइल होती है, अगर वो ऑटोक्रेटिक हैं तो इस तरह से जो है पेरेंटिंग स्टाइल अगर सपोर्टिव नहीं है, नर्चरेंस पेरेंटिंग स्टाइल नहीं है, तो ये सब सारी चीज़ें हर्डल क्रिएट करेंगी या बैरियर्स होंगी कैरेक्टर स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट में। उसी तरह नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हैं। अभी हमने बात जो की थी वो रिलेशनशिप की, वो नेगेटिव, हालांकि बहुत सी स्टडीज ये बताती हैं कि जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं कई बार पॉजिटिव आउटकम्स लेके आती हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में जिस बात की चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो है 9/11 का जो अटैक था वो
डिफरेंट तरह के कैरेक्टर स्ट्रेंथ को डेवलप किया। उसी तरह से अगर कोई सर्वाइवल है किसी बीमारी का, तो उसमें भी कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर स्ट्रेंथ जो है उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन बहुत बार ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो है ये बैरियर का भी काम करते हैं। ठीक है, अगर कोई ट्रॉमा हो इस तरह की जो है, जो खास तौर से अगर एब्यूज हुआ है बच्चों के साथ, तो उनके अंदर एक भय, एक डर पैदा हो जाता है। उनका वो है स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा, ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट में एक प्रकार से हर्डल हो सकता है। उसी तरह से जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कैरेक्टर स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट में। ठीक है, जैसे जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, उन इन्वायरमेंटल कंडीशंस का भी हमारे कैरेक्टर स्ट्रेंथ पर जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो कैरेक्टर स्ट्रेंथ ये व्यक्ति का कैसा हो, वो उसके जिस वातावरण में रह रहा है उसका भी इम्पैक्ट होता है। तो अगर हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो अगर बहुत सपोर्टिव नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे कैरेक्टर स्ट्रेंथ पर नकारात्मक रूप से आएगा। हम पीयर्स की बात करें तो पीयर्स, जिस भी व्यक्ति की पीयर्स हो और जिसके साथ हम रहते हों, उनका भी इन्फ्लुएंस हमारे कैरेक्टर स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट पर पड़ता है। क्योंकि पीयर प्रेशर की वजह से बहुत सी चीज़ों को हम मानना स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो ये जानने का प्रयास करें कि वो कैसे लोगों के बीच उठता बैठता है, यानी उसके पीयर्स कैसे। तो अगर पीयर्स अच्छे नहीं होंगे तो वो भी जो है उसके कैरेक्टर स्ट्रेंथ में के डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न करेंगे। वैल्यू एंड इथिक्स ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो हमारे कैरेक्टर स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जिन व्यक्तियों में जो भी मूल्य हाई होते हैं उसी के अनुसार उनमें कैरेक्टर स्ट्रेंथ डेवलप होता है। अगर किसी का फाइनेंशियल वैल्यू ज़्यादा है तो वो अर्थ व्यापार में ज़्यादा जो है जोखिम लेने और इन सब सारे की चीज़ों के लिए वो ज़्यादा जो है कार्य करेगा, या ऐसे जो है उसके अंदर कैरेक्टर स्ट्रेंथ डेवलप होंगे। जिसमें सोशल वैल्यू ज़्यादा है तो वो लोगों की मदद करने या जो है सपोर्टिव होने के जो उसके जो वैल्यूज़ हैं वो उसमें डेवलप होंगे। तो वैल्यू और इथिक्स, ये जो है इथिक्स जो हम मॉरल प्रिंसिपल्स जिसको हम कहते हैं, तो जो भी नैतिक मूल्य हमारे हैं या नैतिक सिद्धांत हैं, ये हमारे कैरेक्टर स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो कई बार जब चीज़ें हमारे इथिक्स के अगेंस्ट होती हैं तो उन चीज़ों को हम डेवलप एडाप्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे हम मॉडरेशन की बात कर रहे हैं, अगर मॉडरेशन का मूल्य हमारे में है तो हम बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग टेंडेंसीज नहीं ले सकते, रिस्क टेकिंग नहीं हो सकते। तो इस तरह से जो है डिफरेंट तरह के जो वैल्यूज़ और इथिक्स हैं ये भी हमारे कैरेक्टर स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। कॉग्निटिव मैच्योरिटी ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जो है कैरेक्टर स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट में। और पीटरसन और सेलिगमैन ने पाया कि बच्चों में ग्रेटिट्यूड, ओपन माइंडेडनेस, ऑथेंटिसिटी और फॉरगिवनेस के गुण नहीं होते हैं, यह बहुत कॉमन नहीं है। तो पार्क और पीटरसन ने अपने इस थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन को कंफर्म किया कि ये कुछ खास तरह के कैरेक्टर स्ट्रेंथ हैं जिनके डेवलपमेंट के लिए एक निश्चित प्रकार के कॉग्निटिव मैच्योरेशन की आवश्यकता होती है। और ये कॉग्निटिव मैच्योरेशन ज़्यादातर एडोलसेंट में आता है। इन्होंने पाया कि ये जो कॉग्निटिव मैच्योरेशन जैसे ग्रेटिट्यूड विथ हैप्पीनेस, इसका जो है 7 साल के बाद शुरू होता है। तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी अपने आप में एक प्रकार से कैरेक्टर स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट में बाधा है। जब तक व्यक्ति में कॉग्निटिव मैच्योरिटी डेवलप नहीं होती है तब तक कैरेक्टर स्ट्रेंथ है वर्च्यू डेवलप नहीं हो सकते।
उसी तरह से जो पर्सनल फैक्टर में एक और महत्वपूर्ण कारक है जिसको हम कहते हैं माइंड सेट। ठीक है, दो तरह के माइंड सेट होते हैं, फिक्स्ड माइंड सेट और ग्रोथ माइंड सेट। ठीक है, जब व्यक्ति डेवलप हो जाता है उसके बाद की बात है। तो पीपल विथ फिक्स्ड माइंड सेट सी देमसेल्फ एज फिक्स, फॉर देम कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यू आर आइदर समथिंग दे हैव और दे डोंट हैव। मतलब जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं उनका मानना है कि उनके पास जो है या जो नहीं है वही कैरेक्टर स्ट्रेंथ है। अब ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पास है वही है, अब हम इसका विकास नहीं कर सकते, नई चीजों को हम नहीं सीख सकते। उसके दूसरे साइड पे देखें तो ग्रोथ माइंडसेट होता है, और ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग होते हैं उनका मानना है कि हम अपने को भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कैरेक्टर स्ट्रेंथ हमारे में कम है, लैकिंग है, तो उसका हम विकास कर सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो फिक्स माइंडसेट है अपने आप में कैरेक्टर स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि ऐसे लोग मान लेते हैं कि अब हमारा विकास नहीं हो सकता या ये चीजें हमारे में नहीं है। ठीक है, तो हालांकि हम कंप्लीटली कोई भी फिक्स या ग्रोथ माइंडसेट में नहीं होता है, डिस्टिंक्ट नहीं होता है, बल्कि हम मिक्सचर में होते हैं, समय के अनुसार फिक्स माइंडसेट में होते हैं, समय के अनुसार ग्रोथ माइंडसेट में होते हैं। और बस फिक्स्ड जिसमें ज्यादा है उसको हम फिक्स्ड माइंडसेट के रूप में देखते हैं, और ग्रोथ माइंडसेट जिसके में ज्यादा होता है उसको हम ग्रोथ माइंडसेट के पर्सन के रूप में देखते हैं। प्रमाण ये भी है कि जो ब्रेन हमारा है वो मसल की तरह है। ठीक है, और इस मसल का मतलब जिसको हम इस एक्सरसाइज से स्ट्रेंथ कर सकते हैं, जिसको मजबूत कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो अपने ग्रोथ माइंडसेट का इस्तेमाल कर अपने कैरेक्टर स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब चूंकि हम बैरियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फिक्स माइंडसेट एक जो है बैरियर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जेंडर और कैरेक्टर स्ट्रेंथ को लेकर भी काफी स्टडीज हुई हैं, और जेंडर के रोल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है कि कुछ खास तरह के जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ हैं वो पुरुषों में और महिलाओं की तुलना में ज्यादा, या महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। कई स्टडीज हैं, आप देख सकते हैं, जैसे ये ब्रेडर की स्टडी है, जिसमें इन्होंने ये शो करने का प्रयास किया कि काइंडनेस, लव, ग्रेटिट्यूड ये मेल में जो है फीमेल में मेल की तुलना में ज्यादा है, जबकि ऑनेस्टी, होप, ह्यूमर और क्यूरियोसिटी मेल में ज्यादा है। इसी तरह से मन ने अपनी स्टडीज में शो किया कि जो है ग्रेटिट्यूड में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा डोमिनेंट है। और भी स्टडीज है, जैसे एलेक्स और उनके सहयोगियों की स्टडी है, जिसमें इन्होंने जो है ये शो करने का प्रयास किया कि यूके में महिलाएं इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ, लव, काइंडनेस और सोशल इंटेलिजेंस में पुरुषों से अधिक है, जबकि क्रिएटिविटी में मेल जो है फीमेल से ज्यादा स्कोर हाई करते हैं। कुछ और भी क्रॉस कल्चरल स्टडीज है, जिसमें जो स्पेन में ओबेजेरा और उनके सहयोगियों ने जो है कंडक्ट की है, और इसमें पाया गया कि जो है फेमिनिटी के जो गुण है, जैसे लव है, सोशल इंटेलिजेंस है, अप्रिसिएशन है, ब्यूटी है, लव ऑफ लर्निंग है, फायरगिवनेस है, स्पिरिचुअलिटी है, क्रिएटिविटी है, ये जो है फेमिनिटी से रिलेटेड है और महिलाओं में पाए जाते हैं। और उसी तरह से कुछ मैस्कुलिन मैन में इन्होंने देखा कि उनके जो है साथ ये चीजें, ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ कम थे। तो ये जो है जेंडर की जो स्टडीज है वो बता रही हैं कि जेंडर इटसेल्फ इज क्रिएटिंग अ बैरियर और हर्डल फॉर डेवलपिंग कैरेक्टर स्ट्रेंथ, बिकॉज सर्टेन टाइप ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ इज बीइंग फाउंड मोर डोमिनेंट इन मेल देन द फीमेल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब लास्ट में हम एक जो है ओवर यूज, अंडर यूज और ऑप्टिमल यूज ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ की बात करके जो है इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। शुरू में जब इस पर स्टडी शुरू हुई तो हम देखा गया कि जो है अंडर यूज चीजों की थी, और फिर बाद में जब स्टडी शुरू हुई और उसके बाद जब
पॉजिटिव साइकोलॉजी का प्रचार प्रसार हुआ, तो उसमें ये पाया गया कि कैरेक्टर स्ट्रेंथ का ओवर यूज भी होता है। ठीक है, चलिए जैसे पहले करेक्शनल या नेगेटिव साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इनकी डोमिनेंस ज़्यादा थी, तो फिर जब पॉजिटिव साइकोलॉजी शुरू हुई तो ये जो जो करेक्शनल साइकोलॉजी वाले थे, यही जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए। ठीक है, मतलब जिसको हम कहते हैं कि पहले नकारात्मक थे अब हकारात्मक हो गए, जबकि हमें बनना था सकारात्मक। ठीक है, तो पहले अंडर यूज में थे अब ओवर यूज में। ओवर यूज भी किसी चीज का अच्छा नहीं है, कैरेक्टर स्ट्रेंथ का ओवर यूज। जैसे अगर आप ईमानदार और बहुत निहायत ही ईमानदार हैं तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप बहादुर है, कुछ ज्यादा ही बहादुर है, तो भी समस्या है। ठीक है, अब जैसे सांप आपके सामने खड़ा हो जाए और आप सोचे कि हम तो इतने बहादुर हैं, उसको मार सकते हैं, हाथी के सामने खड़े हो जाए, उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो किसी भी चीज का ओवर यूज, ठीक है, वो भी अपने आप में प्रॉब्लम। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सिजोफ्रेनिया ज्यादातर डेवलप होता है वो ज्यादातर हाईली क्रिएटिव और इंटेलिजेंस लोगों को डेवलप होता है। तो बहुत सी चीजें, इसलिए कहा कि फाइंडिंग द गोल्डन मीन, मतलब ऑप्टिमल यूज ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमारे यहाँ कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। पूरी की पूरी जो है बुद्धिस्ट फिलॉसफी इसी बात पर, इसी मॉडरेट साइड पर टिकी हुई है। तो कैरेक्टर स्ट्रेंथ अच्छी चीज है, लेकिन उसका ओवर यूज अपने आप में एक प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए कहा गया कि द गोल्डन मीन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ विच रेफर टू द एक्सप्रेशन ऑफ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ टू द राइट डिग्री एंड इन द राइट सिचुएशन। ठीक है, राइट डिग्री और राइट सिचुएशन ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे आप बहुत सत्यवादी हैं, एक व्यक्ति देख रहे हैं कि दौड़ के जा रहा है, उसके पीछे चार लोग पीछे भागते आ रहे हैं, पूछे कि भाई भी वो कहाँ गया, आपने बता दिया कि वो सामने जाके छुपा है, पता चला कि वो हत्यारे है, उसको मारकर मार दिए। तो ये क्या आपकी सत्यवादिता समाज के लिए अच्छी है? नहीं है। तो एक्सेस जो है, ओवर यूज ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ इज आल्सो अ हर्डल, अ प्रॉब्लम, अ बैरियर। So we have to use this character strength in right degree and in the right situation. So this is all about character strength and virtue, and this is the last video lecture on character strength and virtue. So I hope you will able to understand this topic, and if you have any problem, any query, you may ask me in WhatsApp group. Okay, thank you.